नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हॉरर कहानियां अंकित के साथ। दोस्तों, आज फिर हम एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। ये घटना सुनीता जी के साथ घटी एक भयानक घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद सुनीता जी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा और उनकी जिंदगी इस घटना के कारण दौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। वे कहती हैं कि ये घाव इनकी जिंदगी में जो लगा है, ये अब शायद कभी नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसके कारण सुनीता जी की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल गई है। बाकी आगे की कहानी अब उन्हीं के शब्दों में। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है और मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक छोटे से गांव में रहती हूं। 17 मई 2008 मेरी दूसरी शादी होने वाली थी इस दिन। जी हां, दूसरी शादी, क्योंकि मेरी पहले भी शादी हो चुकी थी। 6 मार्च 2004 को मेरी शादी राजेश से हुई थी। मैं और राजेश अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे। सब लोग भी यही कहते थे कि इनकी जोड़ी तो ऐसी लगती है जैसे भगवान ने खुद ऊपर से बनाकर भेजी हो, और हम दोनों आपस में भी बहुत प्रेम करते थे। लेकिन शायद हमारी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई थी, क्योंकि हमारी हंसती मुस्कुराती जोड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। शादी के लगभग 1 साल बाद की बात है कि मुझे लेने मेरे भैया आए हुए थे और मैं उनके साथ अपने घर यानी मायके चली गई थी। मेरे घर जाने से पहले ससुराल में सब ठीक था। मैं अपनी सासू माँ, जिठानी, देवर, ससुर सबसे मिलकर खुशी खुशी अपने घर चली गई थी। और फिर मुझे मायके गए हुए लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए थे, लेकिन मेरे पति यानी राजेश मुझे लेने अभी तक नहीं आए थे। ऐसा 1 साल में अब तक कभी हुआ तो नहीं था कि मैं 2 महीने के लिए उनसे दूर थी और उन्होंने मेरी हाल खबर लेने के लिए मुझसे कोई संपर्क नहीं करा हो। वो हमेशा 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही मुझे लेने आ जाया करते थे, पर इस बार 2 महीने हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने भैया से कहकर गांव में किसी के पास फोन करवाया, क्योंकि पहले गांव में हर किसी के पास तो फोन हुआ नहीं करते थे। फिर मेरे भैया ने मेरे ससुराल के लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि राजेश तो उसी रात को तुम्हारे घर चला गया था जिस दिन तुम लोग सुनीता को ले गए थे। उन लोगों की बात सुनकर मेरे भैया ने बड़ी हैरानी के साथ कहा, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? अगर यहां आते तो हमें पता नहीं चलता क्या? 2 महीने से तो हमें कुछ पता नहीं उनके बारे में, और आप कह रहे हो कि उसी रात में ही वो हमारे घर आ गए थे। लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरे भैया की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो लोग बस एक ही बात कह रहे थे, राजेश तो यहां से निकल गया था तुम्हारे घर। उसके बाद जब मेरे भैया ने घर आकर मुझको बताया कि ऐसा कह रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मुझे एक अजीब सा डर और चिंता सताने लगी। एक पल में मानो मेरी जिंदगी ही तबाह हो गई हो। मेरे भैया और पापा, हम तीनों तुरंत मेरे ससुराल गए, पर वहां गांव और घर के सभी लोग यही बता रहे थे कि राजेश उसी शाम को अपने ससुराल यानी मेरे मायके चला गया था। हम सब लोग बहुत परेशान थे और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजेश गए तो गए कहां। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मिलकर पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई। FIR करवाने के बाद मैं अपने मायके वापस आ गई, अपने भैया और पापा के साथ। लेकिन पुलिस वालों को राजेश की कोई भी खबर नहीं मिली और लगभग 2 साल बीत गए। फिर भी पुलिस वालों को राजेश के बारे में कुछ पता नहीं चला और उन्होंने आखिरकार राजेश की फाइल बंद कर दी। मेरे घर वालों ने भी मुझे ससुराल नहीं जाने दिया और अब उस घटना को लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। और अब मेरी दूसरी शादी मेरे घर वाले करवा रहे थे। मेरी दूसरी शादी से राजेश के घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। सब कुछ अच्छे से बीत गया था और 17 मई 2008 को मेरी शादी संदीप से हो गई थी। शादी की पहली रात को ही मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैंने ये बात उस समय संदीप को नहीं बताई थी। रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। मैं अपने कमरे में अकेले थी। आज यहां ससुराल में मेरी पहली रात थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे चेहरे पर पीछे से हाथ रखा और मेरे कंधे को सहलाने लगा। मैंने एक झटके में पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। बाकायदा कमरे की लाइट जल रही थी और दरवाजा भी बंद था और मुझे उस हाथ का स्पर्श साफ साफ महसूस हुआ था। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जब से मैं यहां आई हूं तब से ही मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। पर थोड़ी देर में दरवाजा खोलते हुए संदीप अंदर आ गया था। उसके आते ही मैंने उसको सारी बात बताई जो आज दिन भर से मेरे साथ हो रही थी। मेरी बात सुनकर संदीप ने मुझे समझाते हुए कहा, सुनीता, आज तुम अपना घर छोड़कर यहां अनजानी जगह पर आई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब है ना यहां।
वो रात तो मेरी किसी तरह बीत गई, लेकिन जितने दिन भी मैं यहां अपने ससुराल में थी, हर रोज मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। और एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरे गले में ऐसे निशान पड़ गए थे जैसे किसी ने मेरा गला दबा रखा हो। मुझे हर वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी जान लेना चाह रहा हो, क्योंकि जब मैं सोती तब मुझे बड़े ही भयानक भयानक से सपने आते और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे बाल पकड़कर मुझे घसीटता हुआ जंगल की तरफ से नदी में फेंक रहा हो। और मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई मेरा गला पूरी ताकत से दबा रहा हो। हर रात मेरी चीखने, चिल्लाने और तड़पने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी थी। अब मेरे ससुराल के लोग भी तंग आ चुके थे और सभी लोग कहते थे, पता नहीं किस पागल से पाला पड़ गया और ये मुसीबत हम अपने घर लेकर आ गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर मेरा कोई काबू नहीं है और मैं जो बोलना भी नहीं चाहती वही मेरे मुंह से निकलता था। और एक दिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर वालों को बताया। उसके बाद मेरे पापा और भैया सब लोग फौरन मेरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं किसी को नहीं पहचानती और मैं ना चाहते हुए भी अनाप शनाप बोल रही थी। मैं यही बोल रही थी, सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, बदला लेकर रहूंगा मैं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पापा और सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे और वो सभी मुझे लेकर एक बाबा के पास गए। वहां बाबा ने मुझे झाड़ा और गले में एक ताबीज बांधा। बाबा को शायद ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए उन्होंने ये कह दिया, शादी के बाद ससुराल आते हुए कोई हवा मिली होगी। इतना बोलकर बाबा ने मुझे एक ताबीज बांधा और मैं उसके बाद कुछ समय के लिए बिल्कुल ठीक हो गई थी। पिछली सारी बातें बुलाकर अब मैं ससुराल में भी खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरे पति संदीप देहरादून में काम किया करते थे और वो छुट्टी लेकर आए हुए थे अपनी शादी के लिए, और अब वो वापस जाने के लिए तैयार थे और मुझे भी उनके साथ में जाना था। हम लोग देहरादून में आकर तिवारी जी के घर पर एक कमरा किराए पर लेकर रहा करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक नहाते वक्त मेरी वो ताबीज टूट कर गिर गई और मुझे उसके बारे में पता नहीं चला कहां गिरी और कब गिरी। तो फिर एक रात को मैंने रोज की तरह ही खाना बनाया और खाना खाकर मैं और मेरे पति दोनों सो गए। और तभी रात को लगभग घड़ी में 11 या 11:30 ही बज रहे होंगे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगी और मैं एक झटके से अपने बेड से उतर गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझ पर मेरा कोई काबू नहीं है और मैं कमरे से बाहर की ओर भागने लगी। तभी मेरे पति संदीप भी उठ गए और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, तो मैंने उनको एक झटके में नीचे पटक दिया और मेरे मुंह से जो शब्द मैं बोलना भी नहीं चाहती थी वो शब्द निकाल रहे थे। मैं ये कह रही थी, ये मेरी है और इसको मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी है और मैं मार दूंगा जो मुझे रुकेगा। मेरी ऐसी हालत देखकर संदीप बहुत ज्यादा डर चुके थे और मैं संदीप को बहुत बुरी तरह से घूर रही थी और मेरी आंखें एक भयानक जानवर की तरह लग रही थी। मेरे ऊपर मेरा कोई बस नहीं था। मैं अजीब आवाज निकाल निकाल कर चिल्ला रही थी और चीख रही थी। संदीप मुझे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं संदीप को धक्का देकर हर बार हटा दे रहे थे। और कभी मैं अपना सर दीवार पर पटकती तो कभी हाथ जमीन पर जोर जोर से पटकने लगती थी। उस समय मेरे पूरे हाथ पैर से खून बह रहा था। मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा बदल गई थी। मैं उसी भयानक और खतरनाक आवाज में बस यही कह रही थी, मैं सबको मार दूंगा, ये मेरी है, ये सिर्फ मेरी ही रहेगी और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। संदीप मुझे संभालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपनी कोशिश में वो नाकाम ही हो रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर न जाने कौन सी शक्ति या ताकत आ गई थी कि मैं संदीप के काबू में बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। मैंने दरवाजे से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करी, लेकिन जब तक हमारे मकान मालिक तिवारी जी और उनकी पत्नी जाग चुके थे। तिवारी जी और संदीप और उनकी पत्नी तीनों मुझे पकड़कर बड़ी मुश्किल से कमरे के अंदर लेकर आए। तिवारी जी पंडित थे और वो पूजा पाठ किया करते थे और उनकी पत्नी भी पूजा पाठ करती और भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ जानती थी। और तभी उनकी पत्नी ने मेरे बालों को जोर से पकड़कर मेरा चेहरा जमीन में दबा दिया और मुझसे जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है तू? बता कौन है तू? लेकिन मेरे मुंह से अनाप शनाप शब्द ही निकल रहे थे। मैंने कहा, सबको मार दूंगा मैं, तुझे भी मार दूंगा मैं, अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश करी तो, क्योंकि ये मेरी है और मेरे साथ ही जाएगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा।
अब ये मेरी ही है। पंडित जी ने यानी तिवारी जी ने उसी समय वहां पर थोड़ी आग जलाई और मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी पत्नी ने लगातार मेरे ऊपर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन मुझे उस समय उनके थप्पड़ मारने का कोई असर या दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरे अंदर एक अलग किस्म की खतरनाक ताकत थी और मैं अपने आप को झटक कर बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। तभी पंडित जी की पत्नी ने अग्नि में कुछ सामग्री डाली और मंत्रों को पढ़ने लगी और फिर मुझसे पूछा, कौन है तू और क्यों परेशान कर रहा है इसको? बता कहां से आया है? पर तभी मैंने एकदम से सबको झटक कर बाहर भागने की कोशिश करी, पर सबने मुझे फिर पकड़ लिया और फिर मैं अपना सर दीवारों पर पटक पटक कर जमीन पर गिर गई और मैं अपने हाथ पैरों को पटक रही थी। उस समय मेरे पूरे शरीर से खून निकल रहा था, लेकिन मुझे इस दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। अब पंडित जी की पत्नी बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मेरे बालों से ही पकड़कर मुझे अंदर घसीट लिया और लोहे की रॉड आग में जलाकर बिल्कुल लाल कर दी और कहा, मैं अभी तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगी, नहीं तो तू बता दे तू कौन है। पंडित जी की पत्नी ने मेरे सर को पकड़कर जमीन में दबा रखा था। तभी मेरे अंदर से आवाज निकलने लगी। वो कह रहा था, मैं राजेश हूं और ये मेरी पत्नी है और ये सिर्फ मेरी है। मैं इसको लेकर जाऊंगा। ये किसी की नहीं हो सकती क्योंकि इसने मेरे साथ शादी करी है। पंडित जी की पत्नी ने जोर से चिल्लाते हुए और गरजते हुए कहा, ये तेरी पत्नी कैसे है? और फिर से मेरे अंदर से अपने आप आवाज निकली, इसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी और अब ये मुझे भूल गई है, इसलिए मैं इसे भी मार दूंगा और अपने साथ लेकर जाऊंगा और सबको मार दूंगा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद पंडित जी की पत्नी ने मंत्र को पढ़ते हुए मुझे अपनी पकड़ से बहुत ज्यादा दबा लिया था और फिर उन्होंने कहा, अब तो इसकी शादी हो गई है और तू इस दुनिया में नहीं है, तो क्यों परेशान कर रहा है इसको? तो फिर उसने कहा, जो मेरे अंदर था, जिन लोगों ने मुझे मारा है, मैं उनको भी मार दूंगा और इसको अपने साथ ले जाऊंगा। पंडित जी की पत्नी ने फिर कहा, इसने मारा है तुझे और क्यों मारा है? तो मेरे अंदर से एक खतरनाक और भयानक डरावनी आवाज में जो कुछ निकला वो सुनकर वहां सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो कह रहा था, जब मेरी पत्नी मायके गई हुई थी तो रात को मेरे बड़े भाई और मेरी सौतेली माँ और मेरी भाभी ने मिलकर मुझे मार दिया। उन्होंने मेरा गला दबाकर मुझे मारा और मेरी लाश को गोमती में फेंक दिया। इसलिए मैं सबको मारूंगा और इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पंडित जी की पत्नी ने जो सरिया गर्म करा हुआ था वो सरिया मेरे पैरों पर लगा दिया। वो सरिया मेरे पैरों में लगते ही मेरी चीखने की आवाज बहुत तेज बढ़ने लगी। लेकिन सच बताऊं तो मुझे उस दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था और थोड़ी देर में एकदम से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। और उसके बाद पंडित जी की पत्नी ने मुझ पर गंगा जल छिड़का और तुरंत मेरे गले में ताबीज बनाकर बांधा और एक ताबीज मेरे हाथों में बांध दिया। और फिर उन्होंने कहा, जब तक ये ताबीज रहेगा तब तक ऐसी कोई ताकत तुमको परेशान नहीं कर सकती। और हां, अगर तुम्हें अपने उस पति की मुक्ति करानी है तो तुम्हें अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाना होगा, जो तुम उनके घर पर ही जाकर करवा सकती हो, तभी ये सफल होगा। उस दिन के बाद मेरी हालत बहुत खराब थी क्योंकि मेरे पूरे बदन पर चोट लगी हुई थी। मेरा खून भी बहुत बह गया था। डॉक्टरों से इलाज के बाद मेरी तबीयत तो कुछ दिन में ठीक हो गई और मैं नॉर्मल भी हो गई। लेकिन मैं और संदीप यही सोच रहे थे कि हमारी बात पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं कि उसके घर वालों ने ही राजेश को मारा है और ना ही पुलिस हमारी मदद कर सकती है। तो हम कैसे मुक्ति कर सकते हैं या कैसे उसको इंसाफ दिला सकते हैं? पंडित जी और पंडित जी की पत्नी ने जहां हम रहते हैं देहरादून में, वहीं पर उसके नाम से मेरे साथ मिलकर अंतिम संस्कार की रस्म एक दिन पूरी तो कर दी। लेकिन पंडित जी की पत्नी ने मुझसे एक बात कही कि कभी भी भूल से ये ताबीज मत निकालना, क्योंकि उसको पूर्ण मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो अपना बदला ले लेगा या उसका अंतिम संस्कार उसी घर पर विधि विधान से एक बार फिर किया जाएगा। अब इस घटना को तो लगभग 10-12 साल बीत गए हैं, लेकिन मेरी जिंदगी दौराहे पर खड़ी है। अभी भी मैं अपने पहले पति को इंसाफ दिलाऊं या संदीप के साथ अपनी इस जिंदगी में उसे भूलकर खुश रहूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें